Hello, good morning. Am I audible? Hello. Yes, sir. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर क्या देखा था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है आज कुछ नए स्टूडेंट भी अपने टीम्स को ज्वाइन कर दिए। दो स्टूडेंट हु आर देयर फॉर प्रोफेसर ऋग्वेद देवड़ेकर टीम, ड्यू टू उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है, उनके टीम के स्टूडेंट कुछ आज अपने टीम में भी हैं। आर दे प्रेजेंट इन द मीटिंग? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? Yes, sir. ओके ओके ओके, यू आर Yes, देयर। sir. यस यस Yes, sir. यस। तो डियर, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहेगा, बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड यू कि मैंने अभी तक जो भी लेक्चर्स लिए हैं, अभी आप इस टीम में आ गए हो तो इस पर्टिकुलर सारे टीम्स के जो लेक्चर्स हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है टीम्स के ऊपर। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि जो आज से ज्वाइन हुए हैं वो पहले वो वीडियोस एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए,
थोड़ा टाइम लेगा, एक मे बी आपका पूरा दिन लेगा, बिकॉज अपना टीम्स फॉर्म होके ऑलरेडी 2 वीक हो चुके हैं। तो 2 वीक के टोटल 6 लेक्चर आपको वीडियो में देखने पड़ेंगे, दैट आई कैन रिकमेंड यू। एंड अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, यू कैन गेट बैक टू मी, ठीक है। वो वीडियो देख के फिर आपको इन सारे लेक्चर्स का लिंक लग जाएगा। अभी फिर से वो पूरा पढ़ाना आप भी जानते हो बहुत इनफिजिबल है, क्योंकि एनीवेज हम सब जानते हो अपना ये सेमिस्टर ही सैंडविच सेमिस्टर है, अपने पास काफी कम टाइम है। इज इट क्लियर? तो जो नए स्टूडेंट है, इट इज रिकमेंडेड कि आप ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग है वो एक बार गो थ्रू कर दीजिए। उसमें कुछ डाउट है, यू कैन कम बैक टू मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व दोज डाउट्स। ओके, तो लेट मी प्रोसीड विथ माय फर्दर टॉपिक। अच्छा, लास्ट टाइम के लेक्चर का रिवीजन करूं तो लास्ट टाइम स्टूडेंट आपको याद है मैंने आपको एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट सिखाया था, राइट? Algorithm, which is a stepwise procedure which is used to solve a particular problem, बरोबर ना? अल्गोरिदम के मैंने आपको अलग अलग टाइप सिखाए थे। स्टेप फॉर्म अल्गोरिदम था, सूडोकोड अल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट होता है, एंड कैन आई से नैसी श्नाइडरमैन होता है, राइट ना? स्टेप फॉर्म के अंदर मैंने बोला था कि हम लोग अल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इवन अपने सिलेबस में भी जो हम लोग अल्गोरिदम यूज करते हैं, दैट इज स्टेप फॉर्म अल्गोरिदम। स्टेप फॉर्म के बारे में मैंने एक और चीज बोली थी कि स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम के अंदर हम लोग खुद के वर्ड यूज करके एल्गोरिदम लिख सकते हैं। बट अगर मैं स्टेप फॉर्म के अंदर खुद के वर्ड यूज करके एल्गोरिदम लिख रहा हूं, तो मेनी ऑफ टाइम उस एल्गोरिदम्स के अंदर मुझे यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलता, क्योंकि हर एक के वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आई विल गो विथ सूडो कोड एल्गोरिदम। pseudocode algorithm is almost a replica of your program। तो आप जो प्रोग्राम के अंदर लिखते हो, ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स, वही कीवर्ड फॉलो करके आप pseudocode algorithm भी लिखते हो, राइट है ना? The next one is called as a flow chart and the next one is called as a Nash-Schneiderman। कैन आई कमेंट फ्लो चार्ट, नैसी श्नाइडरमैन, इन दोनों को यूज करके मैं एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अपने सिलेबस में स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम है और अपने सिलेबस में फ्लो चार्ट है। अच्छा दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिखाए थे, राइट ना? हेलो, यस सर। यस कौन सर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे? पहला था इनपुट। इनपुट के अंदर मैंने बोला था कि एल्गोरिदम आइदर 0 और मोर इनपुट ले सकता है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज आउटपुट। एन एल्गोरिदम कैन प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट। मतलब क्या? एल्गोरिदम ऐसा नहीं चलेगा जो 0 आउटपुट दे रहा है। एवरी एल्गोरिदम शुड प्रोवाइड एट लिस्ट 1 आउटपुट। फाइनाइटनेस, हर एल्गोरिदम एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एल्गोरिदम जो इनफाइनाइट चल रहा है। नेक्स्ट मैंने बोला था करेक्टनेस, एल्गोरिदम को मैं करेक्ट तब बोलूंगा जब वो मेरे प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करता है। एंड द लास्ट वन वुड बी सीक्वेंस, राइट स्टूडेंट? सीक्वेंस के अंदर मैंने बोला था कि एल्गोरिदम का सीक्वेंस और उससे डेवलप किए हुए प्रोग्राम का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। एंड देन हमने एल्गोरिदम के बहुत सारे एग्जांपल देखे थे एंड हमने फ्लो चार्ट के भी एग्जांपल देखे थे। क्लियर स्टूडेंट? याद है आप सबको ये? यस सर। ओके, चलो मेरे यूनिट नंबर 1 में ना एक छोटा सा पार्ट रह गया है। लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट एंड देन विल स्विच टू आवर यूनिट नंबर 2, ठीक है? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल। Okay, is my screen is visible to you? यस सर। यस सर। Yes, yes, yes. Okay. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो मुझे लगता है हमने लास्ट टाइम ही देख लिए थे। मेरा वन नोट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं अभी स्लाइड के ऊपर ही आपको सिखाता हूँ।
डियर स्टूडेंट, जो मेरा लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक बाकी है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उस टॉपिक का नाम है एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो एस्केप कैरेक्टर्स को आप हमेशा प्रिंटफ के अंदर यूज करते हो। मतलब एस्केप कैरेक्टर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रिंटफ के अंदर यूज होते हैं। आप उनको स्कैनफ या और किधर यूज नहीं कर सकते। एंड पॉइंट नंबर 2, इनको एस्केप कैरेक्टर्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि भले वो प्रिंटफ के अंदर होते हैं, लेकिन वो एज इट इज डिस्प्ले नहीं होते, वो अपना इफेक्ट डिस्प्ले करते हैं। तो वो कैरेक्टर जो प्रिंटफ के अंदर है, लेकिन प्रिंटफ के अंदर तो आपको पता है हम लोग जो भी लिखते हैं वो नॉर्मली एज इट इज डिस्प्ले होता है, लेकिन नहीं, ये स्पेशल कैरेक्टर है जो एज इट इज डिस्प्ले नहीं होंगे, वो अपना इफेक्ट डिस्प्ले करेंगे। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को मैं बोलूंगा एस्केप कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में सिंगल कोट चाहिए या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब समझ में आता है ना दोस्तों सबको? कॉमा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा हूं। तो अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा नहीं चलता, वो आपको रॉन्ग देता है। तो अगर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। जो भी एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं उनके आगे मुझे देना पड़ता है बैकस्लैश। बैकस्लैश रिप्रेजेंट करता है इट इज द एस्केप कैरेक्टर। तो मैं लिखूंगा बैकस्लैश और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इधर मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म, क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। ये जो स्टेटमेंट लिखा है सबको दिख रहा है प्रिंटफ के अंदर? बैकस्लैश क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? ये एस्केप कैरेक्टर है, और आगे आप जो भी लिखोगे वो मेरे आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा। तो मेरा आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में सपोज डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, स्टूडेंट सबको डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब समझ में आता है क्या रे? तो अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, आप क्या लिखोगे? नॉर्मली आप लिखोगे प्रिंट एफ। आपको तो पता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन नहीं चलता, ये आपको रॉन्ग देता है, एरर देता है। तो अगर आपको आउटपुट विंडो में डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश, बैकस्लैश मतलब एस्केप कैरेक्टर, और आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। समझा? ये मेरा आउटपुट विंडो में ना ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करेगा? प्रिंट करेगा। नहीं समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, अरे रिस्पॉन्स दो जल्दी जल्दी। इज इट क्लियर? यस सर। यस तो सर। अगर आपको आउटपुट, जरा रिस्पॉन्स दो फटाफट, चुप मत बैठो। अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो मैं लिखूंगा बैकस्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे मुझे अभी जल्दी जल्दी। डबल इन्वर्टेड। बरोबर, जल्दी जल्दी बोलो, बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा। वही अगर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में सिर्फ एक नॉर्मल बैकस्लैश प्रिंट करना है, नॉर्मल बैकस्लैश आना चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश बैकस्लैश। क्या करेगा समझा क्या? पहला बैकस्लैश है वो एस्केप कैरेक्टर है, दूसरा वाला जो बैकस्लैश है
वो मेरे आउटपुट विंडो में एज इट इज प्रिंट होगा। तो कहने से मेरा आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा सिंगल बैकस्लैश। क्लियर? यस सर। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए बैकस्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिर्फ बैकस्लैश चाहिए अगर मुझे आउटपुट विंडो में, तो मुझे 2 बार बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। पहला बैकस्लैश तो आपको पता है एस्केप कैरेक्टर होता है, एंड दूसरा एज इट इज प्रिंट होगा। जो मेरा नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है, उस एस्केप कैरेक्टर का नाम है printf \n। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब है अगर आपको आपके आउटपुट विंडो का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बैकस्लैश। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिंट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा printf हाय, आई एम सॉरी, एंड printf हेलो, ये क्या करता है पता है क्या? हाय और बाजू में प्रिंट करता है हेलो। फॉर एग्जाम्पल हाय और हेलो दो अलग अलग लाइन में चाहिए, मतलब मुझे आउटपुट चाहिए हाय एंड नेक्स्ट लाइन में हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं printf हाय तो नॉर्मली लिखूंगा, बट रादर देन printf हेलो मैं इधर लिखूंगा printf \n। \n क्या करेगा? कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा, और इधर मैं लिखूंगा हेलो। इसमें और इसमें फर्क समझा क्या होगा? अगर मैंने नॉर्मल लिखा printf हाय printf हेलो तो बाजू बाजू में प्रिंट करता है, लेकिन अगर मैंने लिखा printf \n हेलो, वो हेलो को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे कोई आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा सर? न्यू लाइन कैरेक्टर आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। जो मेरा नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है, उस एस्केप कैरेक्टर का नाम है \t। \t स्टैंड फॉर टैब स्पेस। अगर मुझे मेरा आउटपुट टैब स्पेस से देके प्रिंट करना है, डू यू पीपल नो व्हाट इज अ टैब स्पेस मीन? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो फ्रीक्वेंटली, और अगर आपने टैब की दबाया तो याद है एक बड़ा स्पेस आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैब स्पेस। कभी आपने ट्राई किया है क्या? वर्ड में अगर आपने टैब की दबाया, टैब की होता है ना आपकी कीबोर्ड के ऊपर, अगर टैब वाला की दबाया तो एक बड़ा सा स्पेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैब स्पेस। तो अगर मुझे मेरा आउटपुट स्टार्टिंग से नहीं प्रिंट करना है, अगर मुझे मेरा आउटपुट टैब स्पेस देके प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा \t। \t क्या करेगा? नॉर्मल आउटपुट की तरह आउटपुट एकदम लेफ्ट साइड से नहीं प्रिंट करेगा, वो टैब स्पेस देके मेरे आउटपुट को प्रिंट करेगा। बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूं क्या मैं? सबको समझ रहा है क्या? समझ रहे हैं सर। टेल मी जल्दी जल्दी बोलो। \n क्या करेगा? न्यू लाइन। वो तो मैंने लिखा है, क्या करेगा मैंने पूछा, क्या करेगा ये \n? सर \n मेरे कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा, मतलब \n के बाद में जो भी लिखूंगा कहने से वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना चालू होगा। अरे आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, यस सर। आंसर ही दे रहे हो आप लोग कुछ भी, जल्दी ले आंसर दो मुझे। \t क्या करेगा बोलो मुझे? अगर मैंने \t यूज किया तो क्या होगा? कहने से आउटपुट को वो टैब स्पेस देके प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करने से पहले टैब स्पेस चाहिए, टैब स्पेस
सबको टैब की पता है? कभी यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टैब की? यस सर। क्या होता है जब आप वर्ड पे टैब की यूज करते हो, एक बड़ा सा स्पेस आ जाता है ना, 6 स्पेस एक यस साथ आ सर। जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैब स्पेस। तो अगर अपने को ऐसा टैब स्पेस चाहिए तो उसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा \t। जो मेरा नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है उसका नाम है \b। \b स्टैंड फॉर बैकस्पेस कैरेक्टर। नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा प्रिंटफ हेलो, आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा सर? हेलो प्रिंट होगा। और हेलो प्रिंट होने के बाद आपका जो कर्सर होता है, कर्सर मतलब समझता है ना स्टूडेंट, आपका जो कर्सर होता है वो ओ के बाजू में ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है हेलो के बाद अभी आप जो भी प्रिंट करोगे वो इधर से प्रिंट होना चालू होगा। लेकिन अगर आपने यूज किया \b, ये क्या करेगा पता है क्या? आपके कर्सर को एक पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। मतलब कर्सर ओ के बाजू में नहीं, ओ पे रहेगा। अगर आपने 2 बार लिखा \b तो कहने से कर्सर एल पे रहेगा एंड सो ऑन। तो सर इससे क्या होगा? पहले वाले केस में, मतलब ये जो मैं अभी आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं उस वाले केस में, अगर आपने नेक्स्ट कुछ प्रिंट किया हाई, तो कहने से हाई जो है वो ओ के बाद प्रिंट होना चालू होगा क्योंकि कर्सर ओ के बाद है। लेकिन इस वाले केस में अगर आपने प्रिंट किया हाई, तो हाई इस ओ से प्रिंट होना चालू हो जाएगा। मतलब ओ विल बी रिप्लेस बाय एच एंड इसके बाजू में प्रिंट हो जाएगा आई। इज इट क्लियर? जिधर कर्सर है उधर से वो प्रिंट करना चालू करता है। तो नॉर्मल केस में आपके आउटपुट के बाद कर्सर होता है, लेकिन अगर आपने \b यूज किया तो वो कर्सर को एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, मतलब वो उधर से प्रिंट करना चालू करेगा। दैट इज द यूज ऑफ \b स्टैंड फॉर बैकस्पेस कैरेक्टर। जो मेरा नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है उसका नाम है \r। \r स्टैंड फॉर कैरेज फीड। कैरेज फीड भी ना थोड़ा बहुत आपके \b की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल से मैं इधर बना देता हूं। अगर आपने आउटपुट विंडो में प्रिंट किया हेलो, तो कहने से प्रिंट हो जाएगा हेलो नॉर्मली। एंड आप ही मुझे बोलो, नॉर्मल हेलो प्रिंट करने के बाद कर्सर किधर रहेगा आपका? 0 के बाद। 0 नहीं, ओ है। कहने से ओ के बाद आपका कर्सर रहेगा। सॉरी इज सॉरी इट सर। क्लियर? या इज इट क्लियर? यस। \r क्या करेगा पता है क्या? उस कर्सर को करंट लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आएगा। मतलब अगर मैंने \r यूज किया तो मेरा कर्सर ओ के बाद नहीं एच पे रहेगा, करंट लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आएगा। अभी आप मुझे बोलो, अगर मैंने हाई को प्रिंट किया तो हाई कहां पे प्रिंट होगा बोलो? अगर मैंने हाई प्रिंट किया तो हाई कहां पे प्रिंट होगा? गिव मी द आंसर। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो? यस सर। आ रही है सर। देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी द आंसर? मैंने क्या पूछा आपने सुना क्या? अगर \r यूज किया तो कर्सर कहां पे आता है बोलो मुझे? कौन से कैरेक्टर पे आएगा कर्सर? H. और अभी अगर मैंने हाई को प्रिंट किया
तो हाई कहां पे प्रिंट होगा? आपको पता है ना, जिधर कर्सर होता है उधर से प्रिंट होना चालू होता है। तो मैं वही पूछ रहा हूं, हाई कहां पे प्रिंट होगा? एच के पीछे। मतलब कहने से ये एच के बदले प्रिंट होगा एच, ई के बदले प्रिंट होगा आई, हाई प्रिंट होगा, बरोबर। एंड कहने से बाकी जो 3 कैरेक्टर है वो एज इट इज रहेंगे और मेरा कर्सर इस वाले एल पे रहेगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? मतलब हेलो का जो पहला 2 कैरेक्टर है वो हाई रिप्लेस करेगा एंड कर्सर पहले वाले एल पे रहेगा। ये करके देता है मुझे मेरा कैरेज फीड। क्लियर स्टूडेंट? यस चलो आप सर। अभी मुझे बताइए फटाफट, अगर मैंने लिखा बैकस्लैश सिंगल कोट क्या होगा? आप मुझे बोलो, अभी रिवाइज करते हैं। सिंगल आप कोट अगर प्रिंट मुझे होगा। सब लोग नहीं बोल रहे हो तो अभी ना मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेके उसको क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा। डोंट कीप मम, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर। चुपचाप नहीं बैठने का। बैकस्लैश सिंगल कोट क्या करेगा बोलो? सिंगल कोट प्रिंट करेगा। बरोबर। सिंगल कोट प्रिंट करेगा, बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करेगा, करेगा। बैकस्लैश बैकस्लैश क्या प्रिंट करेगा? बैकस्लैश प्रिंट करेगा, बैकस्लैश प्रिंट करेगा। बरोबर। अभी सोच समझ के आंसर देना। बैकस्लैश एन क्या करेगा? न्यू लाइन को नहीं, कंट्रोल मैंने देगा। उसका नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या करेगा, क्या करेगा आयास? आउटपुट का कंट्रोल न्यू लाइन में लेके जाएगा। बरोबर ना, मतलब ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। सो दैट अभी आप जो भी प्रिंट करोगे वो सेम लाइन में प्रिंट होगा क्या? नो, नेक्स्ट लाइन में। बरोबर, ऐसे आंसर चाहिए मुझे। बैकस्लैश टी क्या करेगा बोलो? टैब स्पेस के बाद आउटपुट प्रिंट करेगा। टैब स्पेस के बाद आपका आउटपुट प्रिंट करना चालू करेगा। बैकस्लैश बी बैकस्पेस कैरेक्टर क्या करेगा बोलो? मैं स्टार्ट करके दे दो आपको। कर्सर को कहां पे लेके आएगा? लेफ्ट में सर शिफ्ट कर्सर करेगा। को एक पोजीशन से लेफ्ट में लेके आएगा। बैकस्लैश आर कैरेज फीड क्या करेगा? जहाँ कर्सर है वहाँ प्रिंट करेगा। नहीं रे बाबा, बैकस्लैश आर क्या करेगा मैंने पूछा। उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आएगा कर्सर। बरोबर सर, करंट लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे कर्सर लेके आएगा। उससे क्या होगा पता चला ना, आप जो प्रिंट करोगे जिधर कर्सर है उधर से प्रिंट होना चालू होता है। तो करंट लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आया तो आप जो नया प्रिंट करोगे वो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाता है। एक और है जिसका नाम है प्रिंट एफ बैकस्लैश ए। बैकस्लैश ए स्टैंड फॉर अलार्म टोन। अलार्म टोन मतलब वो ना एक छोटा सा टोन बजाएगा, एक छोटा सा टोन प्ले करेगा, टॉ करके आवाज आता है। अगर आपने यूज किया बैकस्लैश ए तो वो आपके आउटपुट में एक टोन प्ले करेगा, एक छोटा सा साउंड प्ले करेगा, छोटा सा अलार्म टोन प्ले करेगा। हाँ, लेकिन वो इतना छोटा होता है ना दोस्तों कि नॉर्मली आपको सुनाई नहीं देगा, आपको हेडफोन यूज करके उसको सुनना पड़ेगा। तो अगर आपने बैकस्लैश ए लिखा, आपके आउटपुट विंडो में एक स्मॉल साउंड वो प्ले करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अलार्म टोन। तो अगर मुझे मेरे आउटपुट में कुछ सपोज टोन प्ले करना है, कुछ साउंड बजाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बैकस्लैश ए। उसका साउंड फिक्स है, वही टोन वो प्ले करेगा। दैट इज द यूज ऑफ अलार्म टोन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। नॉर्मली हम लोग अपने प्रोग्राम्स में बैकस्लैश एन को यूज करते हैं। कैन एनीवन क्विकली अगेन टेल मी बैकस्लैश एन क्या करता है? कर्सर को आउटपुट में न्यू लाइन में लेके जाता है। मतलब मैं जो भी अभी नया प्रिंट करूंगा वो सेम लाइन से नहीं प्रिंट होगा ना, वो कहां से प्रिंट होगा? नेक्स्ट लाइन। वेरी गुड। और हम लोग अपने प्रोग्राम में ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम यूज करते हैं बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी क्या करेगा सबको पता चला? सर लेफ्ट से प्रिंट करना नहीं चालू करेगा, क्या करेगा पहले?
टैब स्पेस के बाद से प्रिंट करना क्या करेगा, चालू करेगा। क्लियर स्टूडेंट? यस, मैंने उसका ऑलरेडी एक स्लाइड बना के रखा है, यू पीपल कैन एबल टू सी, एंड आई वांट यू टू राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक। चलिए लिखना चालू कर दीजिए। कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर। रिस्पॉन्स दो, चुपचाप मत बैठो। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप चुप बैठे कि आप गए, इधर आपकी नजर हटी, उधर आपके साथ दुर्घटना घटी। तो एवरीवन नीड टू बी वेरी अलर्ट। Tell me once you completed. Huh? सर ये सेकेंड मॉड्यूल में है ना? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ओनली। इस टॉपिक के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड मॉड्यूल। Done everyone? Done, sir. No, sir. हाँ? नो सर वेट। ओके ओके। सर हो गया। ओके ओके, सो दोज आर नथिंग बट माय एस्केप कैरेक्टर्स। वैसे मुझे नहीं लगता टॉपिक कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया रहेगा। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी आज लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था, दैट इज ओनली द टॉपिक आई लेफ्ट विथ फॉर माय मॉड्यूल नंबर 1। सो मॉड्यूल नंबर 1 आपको याद है, हमने स्टार्ट किया था टोकन्स से। टोकन के अंदर हमने देखा था कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स, याद है ना। देन हमने अलग अलग प्रोग्राम्स Yes. देखे थे।
फिर हमने मैथ हैंडलिंग फंक्शंस भी देखे थे, याद है मैथ हैंडलिंग फंक्शन जो सारे मैथ डॉट एच के अंदर प्रेजेंट है। हमने उसके भी कुछ एक दो एग्जांपल देखे थे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम देखा था। एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया था अपने एक बड़ा टॉपिक जिसका नाम था ऑपरेटर्स। टोटल मैंने आपको 8 टाइप के ऑपरेटर्स सिखाए, राइट ना स्टूडेंट? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ऐसे हमने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखे। और साथ ही में हमने उनका प्रायोरिटी भी देखा था कि भाई अगर एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर आ गए तो मैं पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करूंगा, ये मुझे मेरा प्रायोरिटी टेबल बताता है। हमने वो भी आंसर कंप्लीट किया था। एंड देन वी स्टार्टेड विद एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम के कौन कौन से टाइप हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, प्लस एल्गोरिथम के कुछ 3-4 एग्जांपल हमने देखे थे। एंड लास्ट में हमने ये देखा एस्केप कैरेक्टर। बीच में मैंने डेटा टाइप्स का एक बड़ा सा चार्ट भी आपको सिखाया था, इफ यू पीपल रिमेंबर इट, राइट? तो इतना सब कुछ हमने देखा था। चलिए अभी हम लोग अपने सिलेबस का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबके हाथ में तो पेन रहेगा ही, सबके सामने नोटबुक भी रहेगा। आई वॉन्ट यू टू राइट नेम ऑफ अ सेकंड मॉड्यूल। मेरे सेकंड मॉड्यूल का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करके। तो राइट डाउन चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अगेन सिलेबस वाइज बोलूं तो काफी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स अपने को देखने हैं। मेरे चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स है। देयर आर 3 टॉपिक्स। The first topic which is there in control structure is nothing but selection or conditional statements. सबको स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, राइट है ना? The first one is called as a selection or conditional statement. ये स्टेटमेंट के बाद हम लोग देखने वाले लूपिंग स्टेटमेंट्स, दैट इज माय सेकंड टॉपिक। एंड उनके बाद हम लोग देखने वाले जंपिंग स्टेटमेंट, दैट इज माय थर्ड टॉपिक। तो ये 3 टाइप के स्टेटमेंट अपने को इस चैप्टर में देखने हैं। पहला है सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इनको ना कंडीशनल स्टेटमेंट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनका एग्जीक्यूशन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके लिए उनको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। टोटल 5 सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। द फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसका नाम है इफ स्टेटमेंट। पढ़ने आ रहा है सबको? क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट का नाम मैंने? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, यस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सिलेक्शन के अंदर मैंने बोला टोटल 5 स्टेटमेंट है, लेकिन पांचों स्टेटमेंट को हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग अपने स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स मुझे बताएगा कि वो स्टेटमेंट को जो मैं प्रोग्राम के अंदर यूज करूंगा मैं उसको यूज कैसे करूंगा। पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कीवर्ड इफ से। आई नीड टू स्टार्ट विथ कीवर्ड इफ। नीडलेस टू से कीवर्ड है, मुझे पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा, आई भी स्मॉल एफ भी स्मॉल। इफ के बाजू में ब्रैकेट में मुझे हमेशा लिखना पड़ता है कंडीशन। एंड इसको पढ़ते समय मैं ऐसे पढ़ूंगा, इफ ये जो कंडीशन है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन स्टेटमेंट 1
जो इफ के करली ब्रेस के अंदर मुझे लिखना पड़ता है वो एग्जीक्यूट होगा। आई रिपीट, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इज ट्रू, देन स्टेटमेंट 1 जो इफ के अंदर करली ब्रेस के अंदर मैं लिखूंगा दैट विल गेट एग्जीक्यूट। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा स्टेटमेंट 1 स्किप हो जाएगा। रिपीट वंस अगेन, इफ द कंडीशन इज ट्रू अंदर का स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर वही मेरा कंडीशन फॉल्स है मेरे अंदर का स्टेटमेंट 1 स्किप होगा। स्किप होगा मतलब समझ में आता है क्या? वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, try sir. to complete me. If the condition is true, then what will happen? It will get executed. What will get executed? If the condition is true, what will get executed? I'm asking. Statement. Statement 1 जो ब्रेस में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर वही कंडीशन इफ के बाजू में जो कंडीशन लिखा है वो फॉल्स है तो क्या होगा? बोलो मुझे आप। स्किप हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 सर एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा आपका स्किप। सुना? अब यो लाइन पढ़ो और आपको देखो समझ में आता है क्या लिखा है मैंने। इन दिस इफ द कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड and if condition is false statement 1 will get skipped. Is it 100% clear to everyone? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दोस्तों आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा इफ का, आपको इफ का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, और साथ ही साथ में अगर उसने शॉर्ट नोट पूछा तो आपको इफ का फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। फ्लो चार्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग से फ्लो चार्ट नहीं बनाने का, ये जो आपको लेफ्ट साइड में सिंटैक्स दिख रहा है ना, उसी सिंटैक्स का फ्लो चार्ट बना के दिखाने का। तो एकदम पूरा ढिंचा स्टार्ट स्टॉप वाला फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस ये जो सिंटैक्स से उसी का उस पार्ट का ही फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। स्टार्ट करूंगा मैं। पहले क्या लिखा है सिंटैक्स में? इफ के बाजू में क्या है बोलो मुझे? कंडीशन। डू यू पीपल रिमेंबर कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मेरे फ्लो चार्ट के अंदर कौन सा सिंबल यूज करता हूं? डायमंड। बराबर ना, डायमंड यूज करता हूं, रोम्बस यूज करता हूं, याद है ना सबको? तो अगर सिंटैक्स भी इफ से चालू हो रहा है तो फ्लो चार्ट भी मैं रोम्बस से चालू करूंगा। इधर भी मैं वही लिखूंगा, इफ बाजू में कंडीशन। याद है दोस्तों आपको, मैंने आपको बोला था ये जो रोम्बस है उसके 2 हाथ होते हैं। अरे याद है क्या? Yes, sir. यस सर। एक होता है ट्रू रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी और एक होता है फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। क्या मैंने सिंटैक्स में बोला था? अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा रे? स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 वैसे तो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन सिंटैक्स में स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, कैन आई से आई मस्ट से मेरा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। एंड कैन आई से मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है, कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या रे? स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। कह रहे से अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी स्टेटमेंट 1 वगैरह एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम नॉर्मली आगे बढ़ेगा। इज माय फ्लो चार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. पक्का? तो आपको ना बहुत Yes, sir. बार ये 3-3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट विथ सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन आएगा, सिंटैक्स आपको बनाना पड़ेगा जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एंड फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे जो बताना था मैंने बता दिया इस स्लाइड के बारे में। कुछ डाउट है किसी को इधर? नो Sir, सर। हाँ बोलिए बोलिए, डाउट पूछिए sir, वो मुझसे। if कंडीशन लिखा है उसके पहले स्टार्ट लिखना पड़ेगा ना हमें इसमें भी? नहीं नहीं नहीं, जब आप प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाते हो तब,
ये फ्लो चार्ट का स्निपेट है, ये बस सिंटैक्स का फ्लो चार्ट है, ये कोई आपके प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट नहीं है। अभी सिंटैक्स में भी तो बोलेगी सर आपने हेडर फाइल नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये बस हम लोग उतना स्निपेट लिख रहे हैं बस। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस यस यस। एनीथिंग एल्स? नो सर। वेरी गुड। आपने चैप्टर का नाम लिखा आपकी नोटबुक के अंदर? यस सर। अच्छा चलो पहले टॉपिक का नाम लिखिए, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं पहले इनका डेफिनेशन आपको डिक्टेट करता हूं। सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कुछ भी नहीं समझा मुझे उधर ही बोल दो, अभी से थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। डोंट कीप मम, यू नीड टू स्पीक। अगर नहीं समझा मुझे पूछिए, डाउट पूछिए। सिलेक्शन कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखिए पहला डेफिनेशन उसका। इट कंटेन्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स, it contains different statements comma whose execution is depending upon particular condition, whose execution is depending upon particular condition. चलिए लिखिए फर्स्ट वन, इफ स्टेटमेंट। इफ कीवर्ड है, आपको पता है पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। चलिए नीचे उसका डेफिनेशन लिखिए जैसे मैंने लिखा है वैसे, बाद में सिंटैक्स एंड बाद में फ्लो चार्ट। सर लिख लिया। Done. Completed syntax, flowchart. नो सर, वेट। यस सर, डन। Yes. चलिए if तो आपने देख लिया। if का एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूं आपको। if का प्रॉब्लम ये है कि अगर if का कंडीशन फॉल्स है, कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या रे उस केस में? नहीं होता। व्हाट इफ अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, मतलब ट्रू के लिए भी एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड फॉल्स के लिए भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। उस केस में मैं यूज करूंगा मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए पहले पढ़ने का घाई मत करो, पहले हम लोग इफ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। मतलब इफ एल्स को अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में यूज करना है, मैं उसको कैसे यूज करूंगा। इफ एल्स का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। इधर भी दोस्तों मुझे चालू करना पड़ेगा इफ कीवर्ड से। आपको तो पता है इफ बोला तो सब लोग आंख बंद करके बोलने का, सर इफ के बाजू में ब्रैकेट में होता है कंडीशन। इसको पढ़ोगे कैसे आप? ये जो मैंने लिखा उसको आप कैसे रीड करोगे? इफ दिस कंडीशन जो ब्रैकेट में लिखा है,
इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहने से इफ के अंदर का स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है। मतलब अभी तक मैंने वही बोला जो मैंने थोड़ी देर पहले इफ में बोला था। बट डियर स्टूडेंट, इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स, तो जिधर इफ खत्म होता है ना उसके तुरंत बाद आपको लिखना पड़ता है एल्स। नीडलेस टू से एल्स भी कीवर्ड है, पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। एल्स के बाजू में कभी भी कंडीशन नहीं होता। एल्स जो है वो इफ का ही काउंटर पार्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये कंडीशन जो इफ के बाजू में लिखा है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स के पास आएगा, और एल्स के अंदर जो मैं मेरा स्टेटमेंट लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला लास्ट टाइम? मैं अपने साइड से एक बार फिर से बोलता हूं। इफ कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल किसके पास जाएगा? एल्स के पास जाएगा, और क्या एग्जीक्यूट होगा बोलो? स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2। मतलब आइदर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। घुमा के पूछता हूं, स्टेटमेंट 1 कब एग्जीक्यूट होगा? जब इफ कंडीशन ट्रू होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई तो परफेक्ट बोला, जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा। और स्टेटमेंट 2 कब एग्जीक्यूट होगा? सर जब इफ का ही कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आपको तो पता है ना, इन स्टेटमेंट्स में सिंटैक्स के साथ साथ मुझे आपको पढ़ाना है फ्लो चार्ट भी। मुझे लगता है इसका फ्लो चार्ट अभी आप मुझे बता सकते हो। चलो मुझे बोलो, इधर भी मुझे इसका, इस स्निपेट का ही फ्लो चार्ट बनाना है। तो पहला लाइन क्या दिख रहा है आपको? क्या है उधर? डायमंड। रोम्बस बोलिए। तो कहने से पहले मैं रोम्बस बनाऊंगा, और रोम्बस के अंदर मैं लिखूंगा इफ, बाजू में क्या आएगा? कंडीशन। बरोबर ना स्टूडेंट? कहने से रोम्बस को 2 हाथ होते हैं। कौन से 2 हाथ होते हैं रे? ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा टेल मी, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो क्या होता है? मैंने बोला स्टेटमेंट 1 नॉर्मल स्टेटमेंट को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है ना, हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। दोस्तों हाँ या ना? Yes, sir. So can I say if the condition is true, my statement 1 will get execute, and can I say program आगे बढ़ेगा? वो साइड पे आओ। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा बोलो मुझे? स्टेटमेंट 2 विल बी मतलब कहने से अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी मुझे एक रेक्टेंगल ही बनाना पड़ेगा, और उस रेक्टेंगल के अंदर मैं लिखूंगा स्टेटमेंट 2। बराबर? स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, and again my program will get continue. Is it clear to everyone? यस सर। कुछ डाउट है क्या इधर किसी को? You can ask me. पक्का? नो सर। चलिए कंप्लीट कर दीजिए नोटबुक के अंदर इसको। अगेन इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका डेफिनेशन लिखिए जो स्क्रीन के ऊपर है, बाद में सिंटैक्स, एंड बाद में फ्लो चार्ट।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए ना। सर अभी अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ना, बरोबर। और स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होगा तो हाँ कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। बरोबर। स्टेटमेंट 1 और 2 में डिफरेंस क्या होगा सर? स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग, जो आप लिखोगे वो तो बस सिंटैक्स है ना, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट वर्ड यूज किया। वो तो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड रहता है ना। हाँ ओके। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आप वो ब्रेसेस के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके थैंक यू सर। Statement can be anything. It can be printf, scanf, it can be operation, it can be anything. ओके सर। हम लोग इधर सिंटैक्स लिख रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं, इसके लिए उधर मैंने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा। सर हाँ जी बोलिए। सर ये बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो फिर क्या कंडीशन रहेगी सर? क्या आई एम सॉरी, बोथ। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर अगर देख तेरे को स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं देखना है, तेरे को कंडीशन ट्रू है कि नहीं देखना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अगर वही कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होते, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होता है। बरोबर ना? यस सर। और कंडीशन तो आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स बोथ नहीं हो सकता। तो इधर आइदर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। डन सर। डन एवरीवन। चलिए एक प्रोग्राम ले रहा हूं इसका, मैं प्रोग्राम ले रहा हूं मैं इसका। क्वेश्चन लिख दीजिए अपने नोटबुक के अंदर। Write a program to accept the year from user and check whether it is a leap year or not. Write down the question in your notebook and लिख के होने के बाद tell me मुझे मेरे प्रोग्राम में क्या करना है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ अरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओके लिखा सबने क्वेश्चन? यस सर। यस। चलिए बोलिए मुझे क्या करना है प्रोग्राम में। डियर स्टूडेंट, आपको पता है जब मैं आपको प्रोग्राम दूंगा मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछूंगा क्या करना है मुझे प्रोग्राम में। आप मुझे बोलोगे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिस्प्ले करना है। टेल मी क्या करना है मुझे प्रोग्राम में। एक ईयर एक्सेप्ट करना है। ईयर एक्सेप्ट करना है मतलब कहने से ईयर का वैल्यू एक्सेप्ट करना है मुझे, बरोबर ना? एंड क्या चेक करना है रे मुझे? Whether it is a leap year or not. Leap year or might know na what do you mean by leap year? Yes, sir. Yes. So can anyone tell me what is a leap year? Year which is divisible by 4. I'm sorry क्या? The year which is 5 days होते हैं। Divisible by नहीं 4. वो सब ठीक है, मुझे ईयर के हिसाब से बोलो। हाँ कोई तो परफेक्ट बोल रहा है। The year which is what? Divisible by 4. It is called as a leap year. बरोबर? अरे हाँ या ना? यस। But dear Yes, student, not exactly. 98% स्टूडेंट को जब एक क्वेश्चन पूछता हूं सब लोग मुझे यही आंसर देते हैं, सर अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है। ऐसा नहीं है, ये डेफिनेशन आधा ही है, ये डेफिनेशन रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ईयर दिया 1900, आप चेक करो 1900 ना 4 से डिविजिबल है बट 1900 लीप ईयर नहीं है। आर यू पीपल गेटिंग मी?
1900 4 से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट द लीप ईयर। तो सर लीप ईयर का फंडा क्या है? जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है लीप ईयर का फंडा। लीप ईयर का फंडा, सब लोग पहले म्यूट हो जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसका ध्यान से सुनिए। आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। लीप ईयर के कंडीशन से, पहला कंडीशन, अगर आपका ईयर 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है। एक मिनट स्टूडेंट, डिविजिबल मतलब क्या? डिविजिबल मतलब क्या पता है सर? जब मैं 400 से उसको डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए पता है ना कौन सा ऑपरेटर होता है? अरे हाँ या ना? यस सर, परसेंटेज। यस, परसेंटेज, मॉड्यूलस बोलो उसको। जब मैं उसको 400 से डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0। तो ईयर 4 से नहीं, लेकिन अगर ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो ईयर होता है मेरा लीप ईयर। अभी आप अपना दिमाग या जो कुछ भी वो लगाइए और मुझे आंसर दीजिए, ऐसे आपके हिसाब से कौन कौन सी ईयर है रे जो 400 से डिविजिबल होंगे? 1600 400 से डिविजिबल होगा क्या? यस सर। यस सर। अरे यार, इतना मैथमेटिक्स जल्दी जल्दी आना चाहिए। यस और नो? यस। लीप ईयर है वो। यस इट इज अ लीप ईयर। 2000 अभी जो 21 ईयर पहले आया, 400 से डिविजिबल है या नहीं? यस यस सर। है ना? तो वो मेरा लीप ईयर है। 1900 400 से डिविजिबल है क्या रे? नो सर। नो सर। नहीं ना। अगर मैं इसको 400 से मॉड करूंगा, कहने से मुझे आंसर मिलेगा 300, राइट? 0 नहीं मिलेगा, मतलब कहने से वो लीप ईयर नहीं है। तो मेरा कंडीशन है ईयर 4 से नहीं, 400 से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ लिसन केयरफुली, अगर 400 से डिविजिबल नहीं है, म्यूट करो सब लोग अपने आप को, कोई तो अनम्यूट है। मेरे वर्ड्स एकदम दिमाग में रखिए। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है और 100 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर नहीं होता। इट इज नॉट अ लीप ईयर। इज माई स्टेटमेंट वेरी क्लियर? किससे डिविजिबल नहीं है? सर 400 से नहीं है लेकिन 100 से है, तो वो लीप ईयर नहीं होता। नाउ यू पीपल आर गोइंग टू गिव मी द एग्जांपल जो 400 से नहीं है लेकिन 100 से है। बोलो, कोई तो एग्जांपल दो मुझे। 1500। 1500 बराबर एग्जांपल है। 400 से डिविजिबल है क्या? नो सर। 100 से है क्या? यस सर। वो लीप ईयर नहीं है। स्क्रीन के ऊपर भी एक एग्जांपल आपको दिख रहा है। अरे आंसर दो, मुझे अच्छा लगेगा। 1900 400 से डिविजिबल है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन किससे है? 100 से। 100 से। तो वो लीप ईयर नहीं है। सुना? आगे सुनिए, इधर भी खत्म नहीं हुआ। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है, हंड्रेड से भी डिविजिबल नहीं है, 400 से भी नहीं है, 100 से भी नहीं है, लेकिन अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है। हैव यू हर्ड? यस सर। क्या बोला मैंने? रिपीट कर सकते हो कोई? किससे नहीं है, किससे नहीं है, लेकिन किससे? 400 and 400 से नहीं है, 100 400 से नहीं है, 100 से भी है, 100 से नहीं है, लेकिन किससे है? 4 से divisible. Can any student please give me the example of such year?
36 क्या 36 30? अच्छा एकदम 36 पे गए। अभी रिसेंट में कुछ बोल सकते हो क्या? 2020 2020 बराबर, कोई तो बोला 2020। 100 से है क्या 2020 डिविजिबल? नहीं, लेकिन 4 से है क्या? यस। हाँ यस। याद करो लास्ट ईयर अपना लीप ईयर था। 2024 100 से है क्या? नो सर 4 नो से है? सर। नो सर 4 से भी नहीं है 2024। 4 से है हाँ सर 4 तो वो क्या रहेगा मेरा? लिप ईयर। समझा? तो इतने सारे कंडीशन का नेस्टिंग अपने को यूज करना पड़ेगा, तब आप बोलोगे वो लीप ईयर है। सिर्फ 4 से डिविजिबल है मतलब लीप ईयर नहीं होता, अदरवाइज 1900 भी लीप ईयर आता। जबकि आप गूगल पे चेक करो 1900 लीप ईयर और नॉट, आपको आंसर मिलेगा 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, 1800 इज नॉट अ लीप ईयर, 1700 इज नॉट अ लीप ईयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर। चलिए 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 प्रूफ करो कि क्लियर है। ठीक है, लेट मी कीप दिस। मैं अपना प्रोग्राम विंडो स्टार्ट करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपको तो पता है मैं अपना प्रोग्राम डेव C++ विंडो के ऊपर करता हूं, जिसका सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी टीम्स के ऊपर अपलोड किया है। डेव C++ को ओपन करने के बाद आपको पता है ना, मुझे Ctrl+N या फाइल न्यू के ऊपर क्लिक करके सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मेरा प्रोग्राम विंडो चालू हो जाएगा। चलिए, बहुत दिनों बाद प्रोग्राम लिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। आप ही मेरी हेल्प करो, अभी मुझे कुछ नहीं आता, आप जो बोलोगे वो लिखूंगा। बोलिए। इंक्लूड स्टूडियो। हैश इंक्लूड स्टूडियो नहीं बोलने का, STDIO STDIO बोलने का, बिल्कुल भी स्टूडियो नहीं बोलने का, stdio.h। चलो आगे, नेक्स्ट मेन फंक्शन बोलो, मैं क्या लिखूंगा? मैथ, #मैथ। सर मैथ आयो। मैथ की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एसक्यूआरटी बिस्क्यूआरटी कर रहा हूँ क्या इधर? नो सर तो मैथ वो अभी क्यों बोल रहे हो आप? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस थोड़ी मैथ के अंदर आता है, अरे मॉड्यूलस तो ऑपरेटर है, int मैथ.h के अंदर फंक्शन आते हैं। अच्छा हाँ। हैश इंक्लूड। हाँ, कहने से मुझे लिखना पड़ेगा इंट मेन। चलो अंदर वेरिएबल, मुझे यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है बोलिए? ईयर। year ईयर। इससे कॉमन इंटीजर। सेंस है, ईयर तो इंटीजर ही रहेगा, बरोबर ना रे? कोई थोड़ी फ्लोट में ईयर डालेगा, इंटीजर में डालेगा ना ईयर। तो कहने से मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम है वेरिएबल का बोलो मुझे? वाई। चलो मुझे यूजर से ईयर को एक्सेप्ट करके दो। आपको तो पता है यूजर को जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं वो एंटर नहीं करेगा। यूजर को बोलो एंटर ईयर करके। टेल मी व्हाट शुड आई राइट? printf कॉन्फिडेंस की कमी है, जरा कॉन्फिडेंटली आंसर दो, आप बराबर ही बोलोगे। बोलो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या? enter एंटर ईयर। वेरी अच्छा, एंटर लीप ईयर, उसको ही पूछोगे एंटर लीप ईयर। अरे भाई आपको ढूंढना है लीप ईयर है या नहीं, तो कहना है उसको बोलोगे एंटर ईयर, बरोबर। बंदा उसको जो ईयर डालना है वो डालेगा, आपको ढूंढना है वो लीप ईयर है या नहीं। चलो ईयर को एक्सेप्ट करो वाई करके वेरिएबल के अंदर। टेल मी व्हाट शुड आई राइट? scanf। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्कैनफ इंटीजर है ना, तो क्या आएगा? परसेंटाइल डी। हाँ, कॉमा इसके अंदर एक्सेप्ट करना ईयर को मुझे। यस, एड्रेस ऑफ कहने से मुझे लिखना पड़ेगा वाई। वेरी गुड। आप जितना बोलोगे उतना आप समझोगे, आप चुप बैठोगे आपको बाद में ये बहुत तकलीफ देगा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। चलिए प्रिंटफ और स्कैनफ तो हुआ, मुझे बोलो यूजर से क्या एक्सेप्ट हुआ? ईयर। ईयर। बरोबर। उस ईयर को मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है? वो क्या है कि नहीं? वो लीप ईयर है बरोबर, वो लीप ईयर है या नहीं वो मुझे क्या करना है? चेक करना है। कहने से वो लीप ईयर हो भी सकता है, वो लीप ईयर नहीं भी हो सकता, मतलब मुझे कंडीशन यूज करना पड़ेगा, बरोबर ना? यस सर तो डियर स्टूडेंट मैं यूज करता हूं इफ। इफ के बाजू में ब्रैकेट में क्या होता है? मैंने अभी तक क्या सीखा आपको? क्या होता है इफ के बाजू में? कंडीशन अच्छा, कंडीशन होता है।
क्या मैंने बोला लीप ईयर का कंडीशन क्या है, कब ईयर को मैं लीप ईयर बोल सकता हूँ? मैंने पहला कंडीशन क्या बोला था, आप मुझे याद करके बताइए। 400 से डिविजिबल। बरोबर बरोबर बरोबर। एक बार जरा सब लोग प्लीज जोर से, किससे डिविजिबल होना चाहिए? 400 से। तो मैं एक काम ब्रैकेट के अंदर इनर ब्रैकेट बनाता हूँ, 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ईयर y के अंदर है, मतलब कोई मुझे बोल पाएगा मैं लिखते समय क्या लिखूंगा? y मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। बराबर ना, मुझे कंपेयर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू। ये कंडीशन दिख रहा है आपको जो इनर ब्रैकेट के अंदर लिखा है? यस सर। ये पहला कंडीशन है। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा ईयर कैसा है? लीप ईयर। बराबर, ईयर कैसा है मेरा? लीप ईयर। और याद करके बोलिए, अभी जो पक्का स्टूडेंट है ना वही मुझे आंसर दे पाएगा। और याद करके बोलिए, और कब ईयर को मैं लीप ईयर बोल सकता हूं? Not divisible by 400 and 100 and but also divisible by 4. बराबर ना? एक मिनट, नॉट डिविजिबल बाय 400 एंड 100 बोलने से अच्छा नॉट डिविजिबल बाय 100 बोलूंगा तो भी चलेगा। Okay. 100 से डिविजिबल नहीं है वो 400 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। बराबर कि नहीं? Yes sir. तो अगर वो 400 से डिविजिबल है और मतलब लॉजिकल और को कैसे लिखते याद है क्या आपको? ये ऐसा 2 लाइन, मतलब अगर 400 से डिविजिबल है और मतलब समझ में आता है ना, लेफ्ट साइड ट्रू रहेगा तो भी चलेगा या राइट साइड ट्रू रहेगा तो भी चलेगा। मतलब 400 से डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर है, या फिर ईयर जो है वो डिविजिबल मतलब मॉड्यूलस 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0, और ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 100 एंड ईयर is divisible by 4. Then I must say the year is a leap year. एक बार कंडीशन देखिए, ये उसका पहला हाफ है। ये कंडीशन आप मुझे ओरली बताइए, इसका मतलब क्या है? ईयर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 400 बराबर, ये पहला कंडीशन है। अगर ये ट्रू रहेगा तो भी ईयर लीप ईयर होता है। और का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट? आइदर लेफ्ट साइड का ट्रू रहेगा तो भी चलेगा या राइट साइड का ट्रू रहेगा तो भी चलेगा। तो अगर 400 से डिविजिबल है मतलब ईयर क्या है मेरा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। लीप ईयर है। ये पहला कंडीशन। आइदर ये या फिर अभी दूसरा कंडीशन पढ़िए, किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए? 100। नॉट इक्वल टू पता है ना सबको? यस सर। तो मुझे ये कंडीशन ध्यान से पढ़ के बोलिए, किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए लेकिन किससे होना चाहिए? 100 से नहीं होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए और 4 से होना चाहिए, एंड 4 से होना चाहिए। कोई एग्जांपल जो इस कंडीशन में बैठता है? 2020 बराबर ना? कहने से 2020 100 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन किससे डिविजिबल है? 4 से। तो आइदर लेफ्ट साइड में से या राइट साइड में से। और लिखा है ना बीच में मैंने, एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं मेरे ईयर को क्या बोलूंगा बताइए मुझे? लीप ईयर। मतलब प्रिंट होना चाहिए ना लीप ईयर करके। बोलो ना मैं क्या लिखूंगा उसके लिए? मुझे सुनाई दे, ऐसे बोलिए। प्रिंट एफ। हाँ, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखूंगा मैं? गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। नहीं सुना नहीं दिया मुझे, सब लोग बोलो, आंसर दो। गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर। एक काम करता हूँ, प्रिंटफ के अंदर मैं डालता हूँ \n। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, आप मुझे बोलो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्या करेगा ये?
न्यू लाइन में न्यू लाइन आउटपुट होगा। न्यू लाइन बरोबर ना, तो न्यू लाइन में मैं प्रिंट करूंगा लीप ईयर, ठीक है ना। मैं जैसे भी लिखूंगा वो तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। मैंने कैप्स में लिखा तो कैप्स में प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. इफ बाद में लिखने जा रहा हूं एल्स। अच्छा, एल्स के बाजू में कंडीशन क्या लिखूंगा बोलिए मुझे फटाफट। नो कंडीशन नहीं No होती। वेरी गुड वेरी गुड, कोई तो परफेक्ट बोला। एल्स के बाजू में कंडीशन सर नहीं होता। एल्स किसका काउंटर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा? If. इफ का काउंटर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल किसके पास आएगा? एल्स के पास। एल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए बोलिए? नॉट लीप ईयर। There is not leap year. तो आप बोलो वो मैं लिखूंगा, आप बोलो वो मैं लिखूंगा, बोलो क्या प्रिंट लिखूंगा? एफ। हाँ, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगेन बैकस्लैश एन। क्या करेगा आप मुझे बोलो रे? New line. न्यू लाइन। सर कर्सर को नई लाइन में लेके जाएगा, ऐसा New बोलो, line. ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा नॉट लीप ईयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इधर मेरा एल्स खत्म। आपको तो पता है ना, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न 0। और इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म। कुछ डाउट है इधर किसी को? सर इफ कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता? नहीं ना, सिंटेक्स में मैंने बोल लिखा है क्या सेमीकोलन? आप चेक करो एक बार। जिसको ना करली ब्रेस ब्रैकेट होते हैं ना, उसको सेमीकोलन नहीं होता। इफ को देख ब्रैकेट है करली ब्रेसेस में, एल्स को देख ब्रैकेट है करली ब्रेसेस में, ऊपर इंट मेन को भी देख ब्रैकेट है करली ब्रेसेस में। इसके लिए मेन के बाजू में भी सेमीकोलन नहीं होता। क्लियर सबको? ओके। ओके, हेलो, मैंने अभी तक आपको लिखने नहीं बोला। लिखा Yes, sir. सबने? अब देखा सबने? एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आंसर दो। जब ये प्रोग्राम रन करूंगा सबसे पहले मेरे से क्या पूछा जाएगा? एंटर ईयर। एंटर ईयर। एंटर ईयर। सोच समझ के एकदम आंसर दो, और मुझे आंसर चाहिए सबसे। अगर मैंने ईयर एंटर किया 2000, पहले क्या चेक करेगा बोलो? डिविजिबल पहले 400 से डिविजिबल है क्या? यस है सर। यस सर। हाँ सर। है क्या? यस सर। है यस सर। सर। और क्या Yes, बोलता sir. है? और क्या बोलता है? दोनों में से एक चाहिए, तो उसको पहले ही मिला, दूसरे को चेक करेगा क्या? नो सर। नो। नहीं। नो सर। कैसा अंदर घुसेगा, क्या प्रिंट करेगा बोलो? लीप ईयर। लीप ईयर। लीप ईयर। ठीक है। सेकंड इटरेशन में जब आप प्रोग्राम को फिर से रन करोगे, आप फिर से मेरे को पूछोगे एंटर ईयर। सपोज मैंने ईयर एंटर किया 2020। चलो मुझे बोलो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? 2020 पहले क्या चेक करेगा? 100। 400 से डिविजिबल है कि नहीं? पहले क्या 400 चेक करेगा? किससे डिविजिबल है कि नहीं? 400। है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, तो इसके पास जाएगा। 100 से डिविजिबल नहीं है यस सर। ट्रू। और 4 से है। हाँ सर। Yes. दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू इधर के। यस सर। ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आता है? ट्रू। ट्रू। और कहने से ये 0 था, 0 और 1, आंसर कहने से 1 आता है। मतलब कहने से इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यस सर। यस सर। और क्या प्रिंट होगा बोलिए मुझे? लीप Leap ईयर। year. लीप ईयर। तीसरा इटरेशन, आपने मुझे फिर से पूछा एंटर ईयर। मैंने ईयर एंटर किया 2021। फ्लो बताओ, पहले किसके साथ चेक करेगा? डिविजिबल बाय 400। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स मैंने पूछा। फॉल्स। बराबर। False. इसके बाद जाएगा इज इट नॉट डिविजिबल बाय 100? अरे 2021 नॉट डिविजिबल बाय 100, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes. यस। Yes, sir. एंड इट इज डिविजिबल बाय 4 आल्सो, बरोबर? नो सर। नो सर। नो सर। क्या बोल रहे हो? यस और नो? नो सर। नो सर। ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स।
false, false और false आंसर क्या आता है? false मतलब किसके पास कंट्रोल जाएगा? else के पास, और क्या प्रूव होगा? not clear, Still not clear to everyone और clear? जोर से बोलिए, yes or no? yes sir, Yes, clear, वेरी Yes, sir. डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं P1 नाम से सेव करता हूँ, एक्सटेंशन रहेगा .c करके, सेव। एग्जीक्यूट के ऊपर पहले कंपाइल करता हूँ। चलो कंपाइलेशन में तो मुझे कुछ एरर नहीं दिख रहा है, बरोबर? एरर 0 दिख रहा है, वार्निंग भी 0 दिख रहा है। चलो रन करते हैं, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करके रन। पूछ रहा है मेरे से एंटर ईयर, आप मुझे बोलो वो मैं ईयर एंटर करता हूं। चलो आप बोलो। 2020, 2020 क्या है, लीप ईयर है या नहीं? वो है, तो अपने आउटपुट के हिसाब से भी आएगा मैसेज लीप ईयर, दिख रहा है आपको? yes sir, यस। एक काम करता हूँ, फिर से एक बार उसको रन करता हूँ। अभी कोई तो नॉन लीप ईयर वाला आप ही मुझे एग्जांपल बोलिए। 2017 2017 चलेगा ना? कोई भी एग्जांपल चलेगा ये? Yes, sir. इज इट लीप ईयर और नॉट? no sir No, sir. तो व्हेन आई प्रेस एंटर से मुझे मैसेज मिलेगा नॉट लीप ईयर। इज इट क्लियर हेलो स्टूडेंट? सर। हाँ बोलिए। सर ये पावर शेल में कंटिन्यूअसली क्यों नहीं आता? अभी आप की प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाता है। हाँ तो उसका एग्जिट ही वही है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मतलब आपको बंद करना है तो कोई भी की प्रेस कर। तो अगर मतलब फिर से वही पे अगर क्वेश्चन लाना होगा तो? अरे तेरा प्रोग्राम ही खत्म हुआ है ना, तो जैसा तेरा प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर तेरा प्रोग्राम आगे चल रहा है तो ये भी आगे चलता जाएगा। तेरा प्रोग्राम ही खत्म हुआ तो फिर से उधर नहीं आ सकता। ओके यस, ओके, कंप्लीट इट। Sir, बोलिए। सर लीप ईयर और नॉट लीप ईयर को कैप्स में लिखेंगे? अरे मैंने ऐसे लिखा, आप वो जैसे लिखोगे वैसे जरूरी नहीं है ना सर?
नहीं नहीं कुछ जरूर नहीं है, मैंने ऐसे टाइम ठीक है पास में लिखा। वो तो प्रिंटफ में आप जैसे लिखोगे वैसे वो प्रिंट होता है ना, एज इट इज। डन स्टूडेंट्स? डबल हाँ बोलिए। डबल है। नहीं आपका आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा। डन सर। ओके, कुछ डाउट है किसी को? ओके, डन एवरीवन? यस सर। यस 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 यस। चलिए, तो इफेल्स के अंदर ये एक ही प्रोग्राम था। एक और इवन ऑड का है, लेकिन इवन ऑड का मुझे लगता है हमने ऑलरेडी एल्गोरिदम के अंदर किया था। याद है आपको? टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। कुछ आंसर नहीं देते इधर की टीआरएक्स के स्टूडेंट। यस सर किया था। इवन ऑड का Yes, हमने sir. एल्गोरिदम के अंदर एग्जांपल देखा था, राइट है ना? यस सर। तो इवन ऑड का कंडीशन पता है ना सबको? मॉड 2 इक्वल टू अगर 0 है तो नंबर क्या है मेरा? इवन। Even. एल्स नंबर क्या है मेरा? ऑड नंबर। ऑड। Odd. तो वो प्रोग्राम फिर से दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जा रहा हूं। मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सिखाने वाला हूं, जो मेरा इफ और इफ एल्स के बाद तीसरा स्टेटमेंट है। उसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। जरा सब लोग का ध्यान इधर आ, स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगता है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले काम करते, इसका भी सिंटैक्स से चालू करते। ध्यान दो सब लोग। नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स क्या पता है क्या? नेस्टेड इफ एल्स में आपके पास एक प्राइमरी मतलब एक बड़ा वाला इफ रहेगा और उस बड़े वाले इफ का एक बड़ा वाला एल्स भी रहेगा। यू हैव अ प्राइमरी इफ एंड प्राइमरी एल्स स्टेटमेंट। एक बड़ा वाला इफ रहेगा और एक बड़ा वाला एल्स भी रहेगा, लेकिन उस बड़े वाले इफ के अंदर आप सेकेंडरी इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। एंड इवन बड़े वाले एल्स के अंदर भी आप इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। मेरा थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा है इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो जो ग्रीन से लिखा है दैट इज द प्राइमरी इफ एंड प्राइमरी एल्स। आप नोटिस कर रहे हो प्राइमरी इफ के अंदर भी एक इफ एल्स है जो रेड से लिखा है, और प्राइमरी एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स है जो रेड से लिखा है। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा इधर ना मैंने इफ के अंदर भी इफ एल्स लिखा है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिखा है। नॉट नेसेसरी कि इफ के अंदर भी इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, आपको तो पता है ना, सिर्फ इफ करके भी स्टेटमेंट होता है, जो अपना पहला स्टेटमेंट हमने देखा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि इफ के अंदर सिर्फ इफ है, या ऐसा भी हो सकता है कि एल्स के अंदर भी सिर्फ इफ है। मतलब ऐसा कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है, ऐसा नेस्टिंग रहेगा। तुम्हारे पास एक बड़ा वाला इफ रहेगा, एक बड़ा वाला एल्स रहेगा। बड़े वाले इफ के अंदर छोटा इफ रहेगा या इफ एल्स रहेगा, बड़े वाले एल्स के अंदर भी छोटा इफ रहेगा या इफ एल्स रहेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। उसका ऐसा कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है, बस याद आपको यह रखना है, बड़ा वाला इफ बड़ा वाला एल्स, उसके अंदर छोटे छोटे इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं।
अब ये मुद्दा समझने के लिए जरा कंडीशंस को वगैरह नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला जो मेरा बड़ा वाला इफ है, इफ के बाजू में ब्रैकेट में आपको पता है हमेशा क्या होता है रे? कंडीशन। लेट्स अज्यूम स्टूडेंट कि इस इफ के बाजू में जो कंडीशन है उसका नाम है सपोज C1 करके। आप पूरा लिखेंगे कंडीशन 1 करके, मैंने C1 करके लिखा, मेरे पास जगह कम है इसके लिए। तो C1 मतलब कंडीशन 1, ये क्या करेगा पता है? पहले चेक करेगा कंडीशन 1, इफ C1 इज ट्रू है तो अंदर घुसेगा। अंदर उसको क्या दिख रहा है आप मुझे बोलो? इफ मतलब कहने से उसके बाजू में भी कंडीशन रहेगा। लेट्स अज्यूम ये जो इफ है उसका कंडीशन है कंडीशन 2, मैं लिखते समय C2 लिखता हूं। इफ C2 इज ट्रू, मतलब पूरा पहले से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग आपने कहां से किया था? C1 से किया था, राइट ना? पढ़ो पहले लाइन को पढ़ो, क्या लिखा आपने पहले लाइन में? इफ C1 इज ट्रू, अंदर घुसेगा। कौन मिला उसको? इफ C2। तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। अगर C1 भी ट्रू है, अंदर आया, C2 भी ट्रू है, तो कहने से इस इफ के अंदर जो मैं स्टेटमेंट 1 लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने S1 लिखा है, आप पूरा लिखोगे स्टेटमेंट 1 करके। चलो, अगर मेरा कर्सर सबको दिख रहा है, अगर C1 ट्रू है, अंदर आएगा। किसको चेक करेगा? C2 को। C2 फॉल्स है, मतलब आपने सुना मैंने क्या बोला? C1 ट्रू है, अंदर आया, लेकिन C2 फॉल्स है, तो कहने से उसके एल्स के पास जाएगा। सपोज इसके एल्स के अंदर मैंने लिखा है स्टेटमेंट 2, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई क्विकली मुझे अनम्यूट करके बोलो, स्टेटमेंट 2 कब एग्जीक्यूट होगा? जब कौन ट्रू होगा, कौन फॉल्स होगा? C1 ट्रू होगा, C1 ट्रू है तो अंदर आया। एक मिनट, C1 ट्रू है तो अंदर आया। किसको चेक किया उसने? C2। लेकिन मेरा C2 फॉल्स है, तो कहने से एल्स के पास जाएगा और क्या एग्जीक्यूट करेगा? S2। गलती नहीं है। इफ C1 इज फॉल्स, C1 ही फॉल्स है, अगर C1 ही फॉल्स है तो डायरेक्टली कहने से इस एल्स के पास आएगा, अंदर घुसेगा। इफ C3 को चेक करेगा, ठीक है? चलो आप मुझे बोलो C3 को कब चेक करेगा वो? जब कंडीशन 1 फॉल्स होगा। बरोबर, कंडीशन 1 फॉल्स है तो बड़े वाले एल्स के पास आया, बड़े वाले एल्स के अंदर घुसा। किसको चेक किया उसने? अगर C3 ट्रू है, अगर C3 ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर C1 फॉल्स है, C3 को चेक किया, C3 भी फॉल्स है, C3 भी फॉल्स है, तो कहने से मेरा एल्स के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आंसर दो, रैपिड फायर। अगर C1 ट्रू है, C2 ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट? S1। बरोबर, C1 ट्रू है लेकिन C2 फॉल्स है। S2। C1 C2 C3 सब फॉल्स है। S4। C1 फॉल्स है तो C2 को चेक ही नहीं करेगा, लेकिन C3 भी फॉल्स है तो S4 क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। आप मुझे बोलो S3 कब एग्जीक्यूट होगा? अगर C1 फॉल्स होगा और C3 फॉल्स होगा। C3 क्या होगा? ट्रू। वेरी गुड। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? S3। S3 ना? S3। बरोबर। यस सर। चलिए फटाफट मुझे इसका फ्लो चार्ट कंप्लीट करने में हेल्प करो।
बोलिए आप ही मुझे, कहां से चालू किया मैंने पहले? कंडीशन है ना, बराबर ना, कंडीशन है मतलब बराबर। कोई तो बोला मैं रोम्बस से स्टार्ट करूंगा। सब लोग बोलो मुझे, पहले क्या इधर लिखूंगा? इफ C1। भाई देख मेरे पास कम जगह, इसके लिए मैं C1 लिख रहा हूं। तुम याद रखना, आप C1 मतलब क्या लिखोगे? कंडीशन 1। S मतलब क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। बरोबर। चलो रोम्बस है मतलब सर उसको दो हाथ रहेंगे, एक रहेगा ट्रू, एक रहेगा फॉल्स। चलो अगर C1 ट्रू है तो नेक्स्ट क्या? स्टेटमेंट सॉरी स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 गलत बोल रहे हो। अगेन रोम्बस आएगा सर, रोम्बस आएगा। बरोबर, अगेन रोम्बस आएगा। उस रोम्बस के अंदर आप किसको चेक करोगे? बोलो बोलो बोलो, आप बोलो मेरे। C2 C2। ये भी रोम्बस है मतलब कहने से इसको भी दो हाथ रहेंगे। कौन से दो हाथ? जल्दी जल्दी आप बोलो। ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, अगर C1 ट्रू है, C2 भी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 इन बरोबर। रेक्टेंगल। तो पता है ना स्टेटमेंट मतलब रेक्टेंगल। बरोबर, वेरी गुड। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। C1 ट्रू है लेकिन C2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 इन आप बोलोगे रेक्टेंगल। मैं लिखूंगा। स्टेटमेंट 2 इन रेक्टेंगल। बरोबर, स्टेटमेंट 2 इन रेक्टेंगल। अभी वो साइड जाता हूं, ठीक है। C1 मेरा फॉल्स है तो रोम्बस। C1 फॉल्स है तो किसको चेक किया? किसको चेक करोगे? किस कंडीशन को चेक करोगे मैंने पूछा? C3 बराबर ना। रोम्बस। तो इस रोम्बस के अंदर क्या लिखो? आप ही मुझे बोलो। इफ C3 C3। बरोबर। अगेन दो हाथ, एक True and रहेगा false. ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे आंसर चाहिए। चलो C1 फॉल्स है लेकिन C3 ट्रू है। S3 in rectangle. वेरी गुड, वेरी गुड। S3 इन रेक्टेंगल। C1 फॉल्स है, किसको चेक करेगा? C3 को। वो भी फॉल्स है तो कौन? S4 बरोबर, S4 को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। बस इतना ही बनाने का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir. yes sir yes sir क्या बोलते हो? गड़बड़ हुआ क्या किसी का? नहीं ना, सबको समझा? yes sir. समझा। चलिए 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 चलिए, कंप्लीट कर दो। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, डेफिनेशन लिखिए, सिंटैक्स लिखिए अच्छे से, फ्लो चार्ट बनाइए अच्छे से। I again want to repeat my statement. I highly recommend जो आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तब आपको ये सारे ऑपरेटर्स वगैरह सब पता चल जाएंगे। फ्रैंकली आई डोंट नो सर ने आपको क्या पढ़ाया, किस लेवल तक पढ़ाया और कितने एग्जाम्पल्स लिए। तो आप मेरे वीडियोस देखिए, कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। अच्छा, मेरी आवाज सुन रही है सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? yes हेलो। sir. yes sir. एक और चीज है जो मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रिगार्डिंग अटेंडेंस, नॉर्मली अभी तक मैं अटेंडेंस लास्ट में डाउनलोड कर रहा था, बट अभी मैं दो दो डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूं। एंड अभी मैं आपको बिना बताए कभी भी बीच में अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? वो पहले 15 मिनट में भी हो सकता है, वो 1 आवर में भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। आपके पूरे लेक्चर में मैं आपको बिना बताए रैंडमली कभी भी अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा। कहने का पॉइंट ये है, उस टाइम पे, उस इंस्टेंस पे जो प्रेजेंट रहेंगे उनका ही अटेंडेंस लगेगा। ठीक है? तो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए लास्ट का हाफ एन आवर या ऐसा कुछ ज्वाइन कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आपका पूरा लेक्चर अटेंड होना चाहिए, तभी आपको अटेंडेंस मिलेगा। मैं 2 डिवाइस से लॉग इन करता हूं आज के बाद हर लेक्चर में। मैं अभी भी आपको बता सकता हूं कि करंटली कौन कौन एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट है उनका एब्सेंटिज्म लगेगा, जो प्रेजेंट है उनका प्रेजेंट लगेगा। ठीक है, उस इंस्टेंस पे जो प्रेजेंट है उनका ही प्रेजेंट ही लगेगा। ये मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। बाद में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अटेंडेंस के ऊपर आपके टर्मवर्क्स के मार्क्स कैलकुलेशन है। तो योर अटेंडेंस शुड बी देयर सारे लेक्चर्स में, सारे सेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you need to present throughout the session. That is the main agenda. मैंने आज आपको एक असाइनमेंट के बारे में भी बोला था, याद है क्या आपको? हाँ सर, मॉडल 1 के ऊपर टेस्ट लेने वाले थे ना। हाँ एग्जैक्टली, एक 15 मिनट का टेस्ट है। मैं ये होने के बाद स्टार्ट करता हूँ। इवन जो नए स्टूडेंट है, इवन दे कैन ऑल्सो गिव द टेस्ट। आपको आपके ऋग्वेद देवेकर सर ने जो सिखाया है लगभग उसके ऊपर ही टेस्ट है। ठीक है, तो इवन यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्विज। टोटल 5 टेस्ट होंगे एंड 5 टेस्ट के मार्क आपके टर्मवर्क के लिए कैलकुलेट होंगे। तो मैं सी प्रोग्रामिंग का ना आपको कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं देने वाला लिखने के लिए। मैं आपके क्विज लूंगा एमसीक्यू बेस्ड, और उसी के बेसिस पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स कैलकुलेट करूंगा। तो ऑलमोस्ट हर यूनिट के ऊपर एक वी कैन से टेस्ट है जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 अपना हो चुका था, तो आज यूनिट नंबर 1 के ऊपर मैं आपको टेस्ट असाइन करने वाला हूँ। क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay, sir. done. Yes, sir. Done writing this. Yes, done, sir. sir. Complete. मैंने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए सबको एकदम क्लियर है? Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो अपना प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट, कुछ हिडन नहीं, कुछ नहीं। उस इंस्टेंस पे जो प्रेजेंट है उसको अटेंडेंस मिलेगा। तो दोस्तों मैं अभी अपना ये आपका लिख के हो गया ना सबका? Yes, sir. यस, यू नीड टू बी देयर इन द मीटिंग। आप मीटिंग लेफ्ट नहीं करोगे, आप मीटिंग में ही रहोगे। और मैं आपको अभी एक क्विज असाइन कर रहा हूं। आपको क्विज जब मिलेगा आप मुझे बोल दीजिए क्विज मिला। आपको वो क्विज अटेम्प्ट करना है मीटिंग में रह के ही। यू आर नॉट सपोज टू लीव द मीटिंग। एंड क्विज आपका सबमिट होने के बाद आप मुझे चैट विंडो पे सबमिटेड करके मैसेज डालोगे। जब आप चैट विंडो पे सबमिटेड करके मैसेज डालोगे तब आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। सुना आप सबने मैंने क्या बोला? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। So no one is going to left the meeting जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो सब लोग मीटिंग में प्रेजेंट रहोगे। मैं आपको जस्ट अभी 1 मिनट में टेस्ट असाइन करता हूँ। जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपरली फिल कीजिए। एंड टाइम बेस्ड टेस्ट है, आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर आप चैट सेक्शन में डालने वाले हो ना टेस्ट का लिंक? हाँ आएगा आएगा, आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। यू बी देयर इन द मीटिंग। ठीक है। ओके, यस सर। मैं हूं ना, इधर ही हूँ।
देखो आपको एक नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा